आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रपोजल से रिलेटेड है कि प्रपोजल क्या होता है, किस लिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, उसके फॉर्मेट को हम देखेंगे कि एक प्रपोजल किस तरीके से होता है। कल को जब आप क्या करेंगे, आप जो है अपनी ऑडिट फर्म ओपन करेंगे, या जो है आपकी ऑडिट फर्म जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो जो है कोई एक बिड वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, वो जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देख लेते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा होता है कि जी प्रपोजल्स हमें जमा करा दें। आप उसको डिटेल में देखते हो कि जी क्या किस चीज़ के लिए मांगा हुआ है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स है आपके। तो वो लिख देंगे कि जी हमें एक ऑडिट फर्म चाहिए जो बहुत रिलायबल हो, बहुत एफिशिएंट हो, और इस टाइमलाइन के अंदर हमें जो है ऑडिट कंप्लीट करके दे दें, और उसकी कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। उसने अपने अपने रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे लिखी होती है। सो अगर आप जो है रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आप उसके लिए क्या करते हो, प्रपोजल लिखते हो। जैसे सीवी का मैंने आपको कहा था कि आप जो है ऐड देखते हो, ऐड में देख लेते हो कि जी इनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने जो है एमकॉम किया हुआ हो या एसीसीए किया हुआ हो या जो है सीए किया हुआ हो। तो वो जो है आप उसको देख लेते हो कि अच्छा ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है, तो आप उसका कवर लेटर अटैच कर लेते हो, उसमें लिख लेते हो कि जी मैंने जो है सीए किया हुआ है या मैंने सीसीए किया हुआ है, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, इतने वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया हुआ है, और इसलिए मैं अपने आप को जो है एक सूटेबल कैंडिडेट कंसिडर करता हूँ इस पोजीशन के लिए। तो इसी तरीके से जब आप जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देखते हो, न्यूज़पेपर वगैरह में मौजूद होते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हो, प्रपोजल तैयार करते हो, और उसमें फिर उसके जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको मीट अप कराने के लिए उसी तरीके से आप सारा का सारा काम वर्कआउट करते हो, डिजाइन करते हो कि मैं जो है वाकई ये चीजें आपको करके दूंगा, ये रिक्वायरमेंट्स है आपकी, यहाँ पे आपकी जो है फोकस ज़्यादा था, तो इन एरियाज़ को मैं आपके लिए कवर कर सकता हूँ। तो फिर उनके पास डिफरेंट किस्म के जो है प्रपोजल्स आते हैं, और उसमें से वो चूज़ करते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा उनके लिए जो है कॉस्ट एफिशिएंट है, कौन सा उनके लिए जो है बाकी बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसके साथ जो है क्या कर लेता है, उसको कंटिन्यू कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट को। सो ये चीज़ हमारे पास जो है प्रपोजल से रिलेटेड होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहली चीज हमारे पास आ जाती है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, क्योंकि जब रिक्वेस्ट आएगी तो तभी आप प्रपोजल तैयार करोगे, जिसको हम सिंपली कहते हैं आरएफपी भी कहते हैं। ठीक है, सो कहते हैं कि जी आरएफपी क्या है। एन आरएफपी इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोजेक्ट और अ नीड फॉर सर्विस एंड इनवाइट्स प्रोस्पेक्टिव बिडर्स टू प्रपोज सॉल्यूशन। ठीक है, तीन चीजों का जिक्र किया। एक तो ये है कि आप जो है उसमें क्या करते हो कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट आपके पास जिसमें आप जो है प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो कि जी एक प्रोजेक्ट हमारे पास, उसके लिए हमें बंदा चाहिए, या जो है आपको कोई सर्विस चाहिए। लेट से आप जो है कंसल्टेंट वगैरह आपको चाहिए, या आपको जो है मार्केटिंग की टीम चाहिए, तो आप उनके जो है टीम को जो बुला लेते हो, उनको कॉल कर लेते हो, उनको जो है कहते हो कि जी आप अपने प्रपोजल्स वगैरह हमें जमा करा दें। या थर्ड आप क्या करते हो कि आप जो है कोई प्रपोज करते हो, सोल्यूशन चाहिए होता है आपको, किसी इशू को फेस कर रहे होते हो आप, लेट से आपके पास जो है डिजास्टर मैनेजमेंट वाले वगैरह वाले जो करते हैं, ठीक हो गया, कि वो जो इस तरीके से प्रपोजल देते हैं कि कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो क्या करेगा कि वो डिजास्टर वगैरह में आपकी हेल्प आउट करेगा, वो आपको कोई सोल्यूशन दे सकता है बेटर। ठीक है, तो वो जो है उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स कर बना सकते हो। सो कहते हैं कि आरएफपी में क्या क्या चीजें होंगी। पहली चीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, काम के बारे में डिस्क्राइब करोगे। ठीक हो गया, इनसफिशिएंट डिटेल में करके आपके पास जो है ज्यादा इसमें डिटेल में कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी सी डिटेल होगी। ठीक है, कहता है कि इन सफिशिएंट डिटेल, कि आप जो है क्या करोगे, इसको कंप्लीट डिटेल से लिखोगे, कि आप जो है मुकम्मल डिस्क्रिप्शन दोगे कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, कैसा प्रोजेक्ट है, या जो है जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो प्रपोजल का वो क्या चीज है, ताकि अगले बंदे को पहले पर्पस तो पता चले। सेकंड आपके पास आ जाता है कि मेथड्स ऑफ फॉर्मल सबमिशन फॉर द ऑफ द प्रपोजल, फॉर एग्जांपल इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू बी डिलीवर्ड बाय हैंड और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। या फिर आप उसको तरीकेकार बताओगे कि आपने जो है ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो आपने हमने मंगवाया हुआ है आप लोगों से, ठीक है, सो आप जो है प्रपोजल हमें कैसे जमा करोगे, बाय हैंड जमा करोगे, या जो है आप क्या करोगे, उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमें भिजवाओगे। माइलस्टोन्स एंड डेडलाइंस ऑफ द प्रपोजल। माइलस्टोन्स बेसिकली आपके पास, जैसे हम जो है एक गेम आप खेलते हो, ठीक है, तो गेम में क्या होता है, आपके पास स्टेजेस होते हैं डिफरेंट। सो स्टेज जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आ जाता है कि जी मिशन कंप्लीट, स्टेज वन कंप्लीट। सो जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जिक्र करते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम जब प्रोजेक्ट के एक एक काम को कंप्लीट करते हैं, एक एक स्टेज को कंप्लीट करते हैं, उसको माइलस्टोन्स कहते हैं। ठीक है, कि हमने जो है ये माइलस्टोन अचीव कर लिया, हमने ये स्टेज कंप्लीट कर लिया, अब ये काम शुरू हो जाएगा, फिर दूसरा स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरा स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। सो इनको हम जो है माइलस्टोन कहते हैं। और डेडलाइंस आपको पता है कि कौन कौन से जो है डेट्स आपने उसके लिए बताई थी, क्या वो इन टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको देखते हैं आप बताओगे। ठीक है, कि उसके जो है कब कब ये जो है काम पूरा होगा।
सो प्रोजेक्ट जो है लेट्स से 1 साल का प्रोजेक्ट है, तो उसमें उसके डिफरेंट स्टेजेस कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट होंगे, वो जब सारे के सारे मिल जाएंगे तो वो एक क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन बनाएंगे। अदरवाइज जो है टाइम ड्यूरेशन तो आपके पास डिसाइड नहीं हो सकता। लेट्स से जब आप क्या करते हो कि देखते हो सेमेस्टर वगैरह और उसका जब हम जिक्र करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सेमेस्टर में हम कहते हैं कि जी आपने जो है बीबीए की डिग्री कर रहे हो 4 साल की, तो उसमें आपके पास जो है इतने सेमेस्टर्स होंगे। तो वो सेमेस्टर्स क्या करते हैं, वो इस चीज को ब्रेक करते हैं कि आपके पास जो है ये माइलस्टोन है, आप इसको किस तरीके से अचीव करोगे, कितने हिस्सों में जो है ये चीज जाएगी। आप इस चीज को जो है मेंशन करने की कोशिश करते हो, और इसके लिए आप जो है इसी चीज में जो है माइलस्टोन रखते हो कि जी ये सारे के सारे माइलस्टोन जब मिलके जो है क्या करेंगे, आगे पूरे प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करके बताएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जी टर्म्स रिलेटिंग टू पेमेंट्स सच एज एडवांसेस, स्टेज पेमेंट्स या इंट्रीम पेमेंट्स एंड एनी अदर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन। कि फिर आपके पास एक और चीज आपने बतानी होगी कि पेमेंट्स का क्या हिसाब किताब होगा। ठीक है, कि पेमेंट्स आपने जो है एडवांस कितनी देनी होगी, स्टेज वाइज कितनी पेमेंट देनी होगी, कि एक स्टेज कंप्लीट हो जाएगा फिर पेमेंट करोगे, दूसरे स्टेज में पेमेंट करोगे, या फिर इंट्रीम दोगे, हाफ हाफ करके पेमेंट्स दोगे। ठीक है, या फिर कोई और टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके जरिए से पेमेंट्स करोगे। अगर आपने देखो हमारे यहाँ ठेकेदार वगैरह क्या करते हैं कि वो हर जुमेरात को आते हैं पैसे लेते हैं, तो उन्होंने स्टेज क्या रखा होता है कि जी थर्सडे हमारे पास जो है कलेक्शन टाइम होगा, कि पूरे वीक हम काम करेंगे, थर्सडे टू थर्सडे हम जो है काम करेंगे, और थर्सडे को हम आके पेमेंट्स जो है क्या करेंगे, वो रिसीव करने के लिए आएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये 4 मेन चीजें जो है आपके पास इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके आरएफपी में होंगी। ये इसका जो है आपके पास एक सैंपल दिया हुआ है कि आरएफपी आपके पास किस तरीके से होगा। उसका जो है अगर हम देखें तो बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि अगर पहली लाइन हम देखें तो समरी लिखी है, समरी में आपने क्या किया, डिस्क्रिप्शन दी हुई है। क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कहता है कि XYZ कंपनी इज एक्सेप्टिंग प्रपोजल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020, क्योंकि हम कहते हैं कि जी 2020 the appointment will last for an initial period of 3 years. The purpose of this RFP is to provide a fair evaluation for all candidates and to provide the candidates with the evaluation criteria against which they will be judged. ठीक है, कि आपके पास इन्होंने जो है आपको क्या कर दिया, समरी दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट क्या है, किस चीज के बारे में हम जो है प्रपोजल मांग रहे हैं आपसे। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है क्या चाहिए, कि आपके जो है प्रपोजल चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, हम एक नया जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर हायर कर रहे हैं, एक जो है कानूनी तौर पे हमने जो है बाय लॉ एक जो है ऑडिटर को हायर करना है, जो कब से स्टार्ट करेगा, 1 जुलाई से काम स्टार्ट करेगा, और इसका ड्यूरेशन जो है कितने साल होगा, 3 इयर्स तक चलेगा। इसके बाद कहता है कि जी पर्पस क्या है इस आरएफपी को हमने जो कहा हुआ है, तो उसमें हमने जो है प्रॉपर तरीकाकार आपको बताना है कि जी किस तरीके से इनको हम जज करेंगे, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, ताकि वो चीज क्लियर हो, कल को आप ये ना कहो कि जी ये जो है बाइस सिलेक्शन हुई है, या जो है हमें बताया नहीं गया था, या इसमें जो है इन्होंने कोई फ्रॉड वगैरह किया है, हमने तो सही तरीके से प्रपोजल भेजा था लेकिन इन्होंने हमें जो है सेलेक्ट नहीं किया। तो आप जो है इंक्वायरी करना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉपर जो है डिटेल यहाँ पे मेंशन हुई होती है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है, इन्होंने कहा हुआ है कि जी अब मेन चीज की तरफ आ जाते हैं कि जी प्रपोजल की गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आपको जो है प्रपोजल कैसे जमा करना होगा, क्या चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम देखें तो कहता है कि जी दिस इज एन ओपन एंड कम्पिटिटिव प्रोसेस। पहले से क्लियरली आपको बता दिया कि कंपटीशन बेस्ड है, जिसने जो है जीत लिया, विन कर लिया, जिसने जो है प्रॉपर हमें जो है प्रपोजल जमा किया है, तो वही आ सकेगा। ड्यूरेशन बताई हुई है, प्रपोजल शुड बी सबमिटेड बाय 17 p.m. Tuesday 8th June 20. The proposal received after 17 Tuesday 8 June 20 will not be considered and will be returned unopened. ठीक है, कि आपके पास जो है क्लियर डेडलाइन भी दे दी है कि इस डेडलाइन तक 8 तक हमें जो है इतने बजे तक अगर ये मिल जाता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप आ जाता है तो हम इवन आपके जो है प्रपोजल को ओपन भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, तो हम उसको जो है ओपन ही नहीं करेंगे, जब हमारा काम उसके साथ रहा ही नहीं है तो हम उसको ओपन ही नहीं करेंगे। ठीक है, और वापस आपको हम जो है भिजवा देंगे। इसके बाद कहता है कि जी द प्रपोजल मस्ट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ अ डिले अथॉराइज्ड पार्टनर ऑफ द फर्म सबमिटिंग द प्रपोजल। और आपसे जो है रिक्वायरमेंट क्या की हुई है कि जो आपके पास अथॉराइज्ड पार्टनर है फर्म का, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से इसको साइन भी करेगा, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि कल को ये ना कहे कि जी हम जो है उसको बुला रहे और वो कहे कि नहीं मैं तो नहीं कहा था प्राइसेस वगैरह पे जो है, या पेमेंट्स वगैरह के टाइम, और वो कहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, इन्होंने प्रपोजल जमा किया। तो पहले से ही आप उसका जो है जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, अथॉराइज बंदा है, उसका सिग्नेचर हमें उसके साथ उसमें होगा प्रपोजल में। The fee quoted should be inclusive.
If the fee excludes certain expenses or charges, a detailed list of excluded items will be with a complete explanation of the nature of those items must be provided. कि आप जो है सारे के सारे फीस बता दो हमें कि कितने आपके होंगे, ठीक है, और अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होंगे या कोई और ऐसे फीसेस हैं या जो है कुछ खर्चे हैं आपके वो आप जो है चार्ज करना चाहोगे हमें, तो उसके लिए अलग आप हमें पहले से ही बता दो, एक्सप्लेनेशन भी दे दो कि ये किस चीज के खर्चे हैं और क्यों आपको इसकी पेमेंट चाहिए होगी, ताकि हमें रीजन पता होना चाहिए। कोई और प्रपोजल जमा कराता है तो अगर वो खुद वो सारे के सारे खर्चे अपने फीस में इंक्लूड करता है और ये बंदा अलग मांग रहा है, तो फिर उसके लिए वो बेहतर नहीं है कि जो है क्या कर रहा है कि उसी में इंक्लूड कर रहा है। इसके बाद कहता है कि जी सील्ड प्रपोजल्स मस्ट बी सबमिटेड बाय हैंड टू एड्रेस। प्रपोजल मस्ट इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंपोनेंट्स। ठीक हो गया कि आपके जो है सील करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उस पर स्टैंप होगा, क्लोज होगा, ताकि कोई उसको खोले नहीं, उसके ऊपर अपने जो है कंपनी का सील लगा होना चाहिए और उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, फाइनेंशियल भी, ऑपरेशनल भी, कि आपका काम कैसे होगा और उस पर कितने जो है आपके पैसे लगेंगे। फिर कहता है कि जी पर्पस डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट हो। पर्पस हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो कि जी वजाहत करके दे रहे हो कि आप जो है किस लिए ये सारा प्रोसेस कर रहे हो। तो कहते हैं कि फॉलोइंग द अनाउंसमेंट्स ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर XYZ कंपनी सीक्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कि उनका जो है पहले कोई ऑडिटर था, वो जो है उसने जो है अनाउंसमेंट कर लिया कि वो रिटायर हो रहा है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि अब एक नया स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हायर कर रहे हैं। सो रीजन भी पहले से बता दिए ताकि दूसरे बंदा जो प्रपोजल भिजवा रहा है उसको कंफर्म हो कि यार उस बंदे को निकाला नहीं गया या कोई और रीजन नहीं है, बल्कि वो जो है आपका वो बंदा वहां से मूव कर चुका है। दैट इज वाई आप जो है क्या कर रहे हो, एक नया रिक्वायरमेंट आपने उससे मंगवाई हुई है, या जो है आपको एक नया ऑडिटर क्यों चाहिए वो आपने उसको बता दिया। उसके बाद आपके पास बजट आ जाता है कि जी बजट आपके पास किस तरीके से होगा, वो आपको जो है वो लोग पहले से ही पूछ रहे हैं कि XYZ company expects to pay a fair market rate fee for a high quality audit that adds significant value to the organization financial and operational management. There is likely to be scope for the winning bidder to provide a number of non-audit services throughout the terms of the appointment. ठीक है कि आपने जो है बजट के बारे में क्लियर करके वो बता रहा है आपको कि आप जो है कितने पेमेंट करोगे, किस तरीके से करोगे, तो उन्होंने वो बता दिया कि जो मार्केट का रेट चल रहा है हम वो क्या करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे हाई क्वालिटी ऑडिट के लिए, ठीक है, जो मार्केट में दिया जाता है हम वो प्रोवाइड करेंगे, और जो बिड जीत जाएगा तो वो अपने जो है जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे क्योंकि वो सारी की सारी चीजें हमें पहले से ही बता देगा। और पेमेंट किस तरीके से होगी, 3 स्टेजेस में वो करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो उसके लिए जो है पेमेंट सारी एक टाइम पे तो नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे उसको जो है ब्रेक्स में या स्टेज वाइज उसको पेमेंट्स करेंगे। बैकग्राउंड ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हो कि जी हमारी कंपनी जो है क्या करना चाहती है, कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करिए और कौन कौन से एरियाज को कवर किया हुआ है, ताकि उस बंदे को पता होना चाहिए जो ऑडिट करने वाला है उसको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज ये कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है, कौन कौन से एरियाज में उनकी ब्रांचेस वगैरह मौजूद हैं, ठीक है, और उसका मिशन क्या है, वो क्या अचीव करना चाहती है, ताकि पहले से उसके माइंड में क्लियर आइडिया होना चाहिए कि वो इस चीज को ओवरकम कर सकता है कि नहीं कर सकता, या उसकी एक्सपर्टीज है इन एरियाज में कि नहीं है, या जो है वो रिलोकेशन कर सकता है कि नहीं ऑडिट के लिए, उसको जो है अगर जो है एक कराची में, एक इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है, तो ये क्या मूवमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्वालिफिकेशन। द विनिंग बिडर मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएटली qualified resources and demonstrate experience in similar audit engagement। कि उसके बाद आप क्या करोगे, बताओगे कि जो ऑडिटर जो है बिडर जो है वो जीत जाता है, तो वो बताएगा कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है, उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि नहीं है, या सारी की सारी एक नई जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, फर्म बनाई हुई है उन्होंने और उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है प्रैक्टिकल, तो फिर कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप जो है क्वालिफिकेशन उसकी नहीं देखते तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो कैसे इसको करेंगे। लास्ट चीज आपके पास इवैल्यूएशन कैसे करेंगे ये लोग, तो कहते हैं कि द विनिंग बिडर विल ऑफर अ कम्पिटिटिव फी whilst delivering a quality and efficient service. They must be able to complete the audit by annually to enable XYZ company to report to its members in accordance with its articles of association. XYZ company will consider each bidder experience within the sector and with the similarity sized clients. XYZ company will also consider the range of complementary non-audit services that each bidder might be able to provide in the future. ठीक है कि आपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बता दिया, हमने क्या कहा कि आप जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी दोगे कि ये जो है फेयर सिलेक्शन हो रही है, तो स्टार्ट में हमने कह दिया कि ये ओपन है,
ठीक है, तो जब ओपन है तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिख लिया कि हम जो है किस तरीके से उस बंदे की जो है क्वालिटी सर्विस उसको जो है इवेलुएट करेंगे, ठीक है, और हम उसको जो है चेक करेंगे कि किस तरीके से उसने काम किया हुआ है, जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके साथ जो है हम इसको कंपैरिजन करेंगे। और फिर उसके अलावा हमने कहा कि जी जो है वो जीत रहा है उसके जो है उसके इस सेक्टर में एक्सपीरियंस भी देखेंगे कि किस सेक्टर में उसका एक्सपीरियंस है, ऑडिट तो कर चुका है लेकिन कौन से सेक्टर में ज्यादातर ये काम कर चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्यूचर में अगर उसके नॉन ऑडिट सर्विसेज चाहिए हो तो क्या वो हमें जो है कंसल्टेशन वगैरह ये प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये आपके पास जो है आरएफपी की क्राइटेरिया थी। इसके मुकाबले में हम क्या करेंगे, आप प्रपोजल को देखेंगे कि चलिए रिक्वेस्ट तो हमारे पास आ गई है, अब हम क्या करेंगे, अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे। सो कहता है कि proposal is either written in response to RFP or alternatively used as to promote an idea to a relevant stakeholder। कि proposal आपके पास जो है क्या हो सकता है कि आप जो है RFP के लिए भी भिजवा सकते हो और विदाउट RFP भी आप जो है क्या कर सकते हो, प्रपोजल भिजवा सकते हो कि जी हमारे पास जो है एक अच्छा ऑफर है आपके लिए, हम जो है आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अगर आपको जो है हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम ये रेट्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं, तो आप जो है उसको कहते हो कि लेट्स से आपने क्या कर लिया कि आपने एक जो है फर्म या जो है एक कंपनी फर्म ओपन कर लिया और आप चाहते हो कि जी यहाँ पे एक कंपनी है वो ऑडिट सर्विसेज नहीं कर रही, ऑडिटिंग वगैरह नहीं करी, तो आप उनके पास जाते हो, प्रपोजल तैयार करते हो, सारी प्राइसेस लिख देते हो कि जी आपका अगर हमारे जो है ऑडिट वगैरह की सर्विसेज चाहिए तो हम जो है आपको इतने प्राइस में प्रोवाइड करेंगे, इतने टाइम में आपके लिए ऑडिट करके देंगे, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, इसके ये बेनिफिट्स होंगे। आप उसको जमा करा देते हो, वो देख लेता है कि जी अगर उसके लिए जो है इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वो जो है आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेगा। सो इसलिए कहते हैं कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटी और कंपोनेंट्स होने चाहिए एक अच्छी प्रपोजल में। तो पहली बात हमेशा की तरह प्रपोज द पर्पस ऑफ द प्रपोजल स्टेटेड क्लियरली, मकसद क्या है, किस लिए आप प्रपोजल जमा कर रहे हैं। सेकंड, प्रॉब्लम्स और नीड्स फॉर द प्रपोजल अंडरस्टूड एंड डिफाइंड क्लियर, क्या पहले से ही प्रॉब्लम को या जिस मकसद के लिए आप जो है प्रपोजल जमा कर रहे हो किस चीज की जरूरत है वो जो है क्लियरली मेंशन होना चाहिए और समझ आना चाहिए। Suggested solution offered in the proposal is workable and in the best interest of the recipient। कि आप जो है यहाँ पे क्या करोगे, कंसिडरेशन वाली बात आ जाती है कि आप जो है प्रपोजल में जो सोल्यूशन वगैरह दोगे वो जो है फिजिबल होने चाहिए, कि वो इम्प्लीमेंटेबल भी होने चाहिए, सिर्फ ऐसे ना हो कि ज़बानी बातें हों और उसकी कोई फिजिबिलिटी ना हो। और दूसरी बात कि वो जो है क्या करेगा कि जो आपका रिसिपिएंट है, रिसीवर है, जिसको आप भेज रहे हो, उसके बेनिफिट में भी होना चाहिए, इंटरेस्ट में होना चाहिए उसको। प्रपोजल इज ऑनेस्ट फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, आपकी जो है प्रपोजल ऐसा नहीं हो जाए कि कल को आप फिर उसके साथ लांझे करो कि नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था या मैंने गलती से ये लिख दिया था, ठीक है। आप जो उसको ऑनेस्टली फैक्ट पे बेसिस पे और अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली उसको बताओ कि क्या है, किस तरीके से सिचुएशन होगी सारी। बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रपोजल आउटवे द कॉस्ट, ठीक है, क्या उसके जितने बेनिफिट्स हैं वो जो है कॉस्ट से जो है ज्यादा होने चाहिए ताकि वो बंदा जो है क्या अट्रैक्ट हो सके। तो अब अगर जितने ज्यादा उसको फायदा बताओगे उतना ही वो बंदा इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। Proposal contain time schedule including the milestones and any checklist of the project। आप उसमें क्या करोगे, माइलस्टोन्स बताओगे कि कितने कितने ड्यूरेशन के अंदर एक एक स्टेप कंप्लीट होगा, ठीक है। और अगर आपके उसमें जो है जितने स्टेजेस होंगे वो सारे सारे चेकलिस्ट पे लिखो कि ये काम हम परफॉर्म करेंगे। Contains a list of cost and resources involved in the completion of the project। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप उसमें जो है कॉस्ट भी बताओगे कि कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे इस सारे के सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो ये आपके पास जो है 6-7 रिक्वायरमेंट्स हैं जिसका आपने ख्याल रखना होगा कि आप जो है क्या करोगे, एक अच्छा प्रपोजल कैसे बना सकते हो। ये आपके पास जो है इन्होंने एक छोटा सा आपको सजेशन दिया हुआ है कि अगर आप एक प्रपोजल बनाते हो तो उसमें ये कंपोनेंट्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेफरेंस और ऑथराइजेशन फॉर द प्रपोजल, स्पेसिफिक रेफरेंस बैक टू द आरएफपी, कि अगर आप जो है क्या कर रहे हो कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया हुआ था उसके बदले में आप उसको वो जो है प्रपोजल जमा करा रहे हो तो फिर आपको वो चीज मेंशन करनी होगी कि जी ये जो है आपने ये ऐड दिया था, इस वक्त दिया था, उसके मुकाबले में हम आपको प्रपोजल भेज रहे हैं। अगर आप जो है हमने क्या कहा कि खुद उसको भेज रहे हो, वॉलंटियरली आप जो है उसको भेज रहे हो, उन्होंने जो है कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, तो तब आप जो है ऑथराइजेशन नहीं दोगे, आप जनरली उसको जो है डायरेक्ट स्टार्ट करोगे। सेकंड, टेबल ऑफ कंटेंट, कल हमने देखा था, इसको समरी दोगे जिस तरीके से अभी हमने देखा कि जी क्या है, किस कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, पर्पस आपका क्या होगा, किस मकसद के लिए करना चाहते हो, क्या क्या जो है ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करोगे। प्रॉब्लम और नीड बताओगे कि क्या मसला है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए ऑडिट, किस तरीके से ये परफॉर्म होगा, बैकग्राउंड बताओगे पूरे के पूरे अपने जो है फॉर्म के बारे में, अपने ऑडिट प्रोसीजर के बारे में। बेनिफिट्स ऑफ द प्रपोजल कि आपकी जो है फ़ायदा क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा या अगर वो जो है इस प्रपोजल को आप जो है एक्सेप्ट करता है और सर्विसेज उसकी लेता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन कि आप जो है उसके मसले को कैसे हल करोगे, कौन से तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे।
मेथडोलॉजी ऑफ हैंडलिंग द प्रपोजल, कि आप जो है क्या करोगे, कि तरीक़ेकार क्या होगा, किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर करोगे, इन सारे के सारे इश्यूज को वो तरीक़ेकार बताओगे। क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनल्स, कि आपके पास जो टीम में मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, टाइम स्केड्यूल, कितने टाइम ड्यूरेशन में आप उसको कंप्लीट करोगे, कौन से माइलस्टोन्स होंगे, खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट आपकी कितनी आएगी। फिर आपके पास जो है बुक्स वगैरह में जैसे हम लिखते हैं ग्लॉसरी होती है आपके पास, तो यहाँ पे भी ग्लॉसरी आप पुट करोगे, जहाँ पे आपने जो है प्रपोजल के अंदर मुश्किल बात लिखी होगी या की पॉइंट्स लिखे होंगे, आप सबके जो है निकाल के वहाँ पे ग्लॉसरी में लिख लोगे, उनके मीनिंग्स वगैरह बता दोगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, कोई खास अगर आपने जो है वहाँ पे पॉइंट्स लिखे हों। अपेंडिसेस अगेन आ जाता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसके साथ अटैच करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन या कैलकुलेशंस हैं। रेफरेंस लिस्ट, अगर आपके पास जो है रेफरेंसेस हैं, कहाँ-कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन गेन की है, कहाँ से आपने जो है डेटा गेन किया था, वो बता सकते हो। और नेम ऑफ प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन, कि कौन सा मेन बंदा है जिसको आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है एक हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स हैं प्रपोजल के, जो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको फॉलो करना होता है और इसी स्ट्रक्चर से आप क्या करते हो, अपने प्रपोजल को कंप्लीट करते हो। सो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।